जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर्स आर्मी तैयारी पर। तो शाम के 7 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच हमारी आज की इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास को लेकर। आप सबको पता है कि रोज शाम 7 बजे जो हम लोग देखो इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास करते हैं। रूटीन आप सब याद रखिएगा, रोज दोपहर 1 बजे इंडियन आर्मी के भी स्पेशल जीके की क्लास रही जो कि ऑन डिमांड रहती है, जो भी आप बोलते हो वो आपको पढ़ाई जा रही है। और रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपकी इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास आती है। तो शाम 7 बजे को आज जो है मैं आपके बीच आया हुआ हूँ सोल्जर जीडी का, इंडियन आर्मी का सोल्जर जीडी का क्वेश्चन पेपर लेकर, जिसमें कि आज हम सब पेपर करेंगे देखो मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर बेलगाम का। टोटल जो ड्यूरेशन होती है वो देखो 60 मिनट की होती है, आप सब जानते हैं पेपर में। और मैक्सिमम मार्क्स 100 है, पासिंग मार्क्स देखो 35 होती है, आप सबको पता ही है। टोटल क्वेश्चन जो है 50 होती है, ठीक है। तो चलिए आज के पेपर को देख लेंगे। पेपर याद रखिएगा कहाँ का है, तो मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर बेलगाम का है, ठीक है, जो कि आपका सोल्जर जीडी का है। और कब का है ये भी जान लो। पेपर जो है ये देखो आपका 28 मार्च 2021 का है, ठीक है, नया पेपर है जो कि आपके देखिए 28 मार्च 2021 का है आर्मी जीडी का। तो चलिए इसको सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सभी को आंसर देते चलेगा, कोई भी गलती नहीं करेगा, सभी चीज़ आपने पढ़ रखी है, लगभग सभी को सभी चीज़ें मालूम है, सभी को बनाएगा। और सभी को मैं टारगेट दे रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको बनाने होंगे, कोई भी क्वेश्चन कोई भी मिस आउट नहीं करेगा, चाहे आपकी एग्जाम 25 जुलाई को हो या फिर आपकी एग्जाम देखिए 29 अगस्त को, सभी को जो इस पेपर को बनानी है। तो चलिए सोल्व करते हैं। दिया हुआ क्या देखो आपका क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए में देखिए आपके जीके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, हिंदू और जैनों से, हिंदू से, जैन से या फिर बौद्ध से। सभी को आंसर करना है। और एक बात कि जो भी चैनल पे नए होंगे वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और क्लास को सेशन को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए बताइएगा आंसर क्या होगा। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो किससे है, हिंदू एवं जैन दोनों से, हिंदू से केवल, जैन से या फिर बौद्ध से। तो याद रखिएगा जो आपका दिलवाड़ा मंदिर है ना, ये देखो आपका संबंधित है जैन धर्म से, ठीक है, जैनिज्म से संबंधित है देखो आपका दिलवाड़ा मंदिर। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी जैनिज्म से, ठीक है। चलिए और कहाँ पे, तो ये भी याद रखिएगा माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है। कहाँ पे दिलवाड़ा मंदिर, तो ये सब पढ़ा रखा है आपको, आपको सारे सारे मंदिर वाले प्रश्न करवा दिए हैं। माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर जो कि जैन धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, क्या है देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन नंबर 2 की केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्थान, केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आती है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मध्य आती है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय के मध्य आती है, या फिर देखिए खेल मंत्रालय के अनुसार आती है। तो याद रखिएगा कि जो आपकी देखो CBFC, एक बोले तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जो आपकी केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था है, ये देखो आपका आता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। जो राइट आंसर होगा वो क्या है, तो वो आपकी देखो ऑप्शन नंबर बी है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है देखो आपकी कि हु फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव रखी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, या फिर देखिए चित्तरंजन दास ने। किसके, लाला हरदयाल के, ठीक है, यहाँ पे सी नंबर सॉरी लाला हरदयाल है। दिया हुआ क्या है यहाँ पे देखो आपका कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो याद रखिएगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो नींव है ना वो देखो रखी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। जो राइट आंसर होगा वो है देखो आपका ऑप्शन नंबर 1 गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है देखो आपका कि भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई है। माधवाचार्य के द्वारा, शंकराचार्य के द्वारा, रामानुजाचार्य के द्वारा, या फिर देखिए यहाँ पे भास्कराचार्य के द्वारा। देखिए किसी भी एग्जाम के लिए जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। किसी भी एग्जाम को आप देने जाओ, चाहे बड़े से बड़ा आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, या आप किसी भी मतलब कि बोलो सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आप नहीं अपना इंडियन आर्मी का एग्जाम दे रहे हो, किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, सभी के लिए देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से ही होते हैं या फिर उसी पैटर्न को होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी को अटेंड कर लीजिएगा। और उसी के साथ साथ सभी को क्लास क्वेश्चन को लाइक जरूर करें, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं हो जल्दी से क्लास क्वेश्चन को लाइक करिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जो भी बच्चे नए होंगे, और इस क्लास को शेयर जरूर करें अपने और फ्रेंड्स के साथ, सभी को भी इस क्लास के साथ जरूर जुड़े। तो भारत के चारों कोनों में मठों की जो स्थापना है वो देखिए की गई थी शंकराचार्य के द्वारा, ठीक है। जो राइट आंसर होगी वो क्या है, तो वह देखो आपका ऑप्शन नंबर 20 शंकराचार्य। शंकराचार्य ने जो देखो भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है देखो कि सॉइल एरोजन इज कॉज ड्यू टू, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है जानवरों द्वारा अत्यधिक मात्रा में चरने के कारण, पेड़ों के कटने के कारण, या फिर देखिए उपरोक्त सभी घटक हैं, या फिर देखिए डी में तीव्र गति से होता जो है यहाँ पे शहरीकरण। क्या होगा देखो आपको ये बतानी है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो याद रखिएगा मृदा अपरदन जो होती है ना उसका जो मुख्य कारण है वो है देखो आपका पेड़ों के कटने के कारण। जो मृदा अपरदन होता है उसका मुख्य कारण है पेड़ों की कटाई, ऑप्शन नंबर बी पेड़ों के काटने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है, ये पढ़ाया है सभी को और सभी को बताने बहुत बार आ भी रखा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 6 की ज्वाइंट स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज नोन बाय, गंगा और ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से, सांगपो के नाम से, मेघना के नाम से, या यमुना या जमुना के नाम से। तो याद रखिएगा कि ज्वाइंट स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को जो है ना देखो मेघना के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी मेघना। ठीक है, इसकी राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी मेघना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। क्या है देखो कि द एथनिक पीपुल टोडाज आर फाउंड इन, तो टोडा जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे देखिए आपकी राजस्थान में, यहाँ पे देखो तमिलनाडु में, या फिर मध्य प्रदेश में। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 जो है कि टोडा जाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? जो टोडा जाति के लोग हैं ना, ये देखो आपका पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? तो सी तमिलनाडु में जो है देखो आपके टोडा जाति के लोग पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? अनंतनाग है, पुरुबा है, सिरसा है, यहाँ पे देखिए करीमगंज है। तो याद रखिएगा कि निम्न में से जो जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है ना, वो जिला कौन सी है? तो वो जिला है देखो आपका यहाँ पे करीमगंज। ठीक है, जो राइट आंसर होगा वो होगा देखो आपका ऑप्शन नंबर डी करीमगंज। सबको याद रखिएगा करीमगंज जो है ये देखो आपका बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। सबको याद रखना किसके सीमा पर है? तो बांग्लादेश की सीमा पर जो है देखो आपका करीमगंज जिला स्थित है। और करीमगंज जिला किस राज्य में आता है? तो जो करीमगंज जिला है वो देखिए आपका आता है असम राज्य में। सबको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दी हुई? ये देखो आपकी यहाँ पे दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 है द हिल स्टेशन जावड़ी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जावड़ी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है, उत्तर प्रदेश में है, केरल में है, या फिर देखिए आपकी यहाँ पे उत्तराखंड में। बताना है कि जो देखो आपका ये क्या पूछा है यहाँ से देखो आपसे, तो आपसे पूछा गया है कि जावड़ी पर्वतीय स्थल जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा जो जावड़ी पर्वतीय स्थल है ना, ये देखो आपका ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में जो है देखो आपका जावड़ी पर्वतीय स्थल स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति का जनक, जंक लिखा पर जनक होना चाहिए, जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, इनमें से कोई नहीं, डॉक्टर एस स्वामीनाथन को, यहाँ पे देखिए वर्दिस कुरियन को। जल्दी सबके आंसर कीजिएगा, सभी को पढ़ा रखा है, किसी से भी गलतियां जो है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा आंसर। तो याद रखिएगा देखिए कि हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ना देखो आपका ऑप्शन नंबर ए नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए नॉर्मन बोरलॉग। ये देखिए आपका विश्व के हो गए, लेकिन अगर भारत में मुख्य रूप से बोला है तो भारत में याद रखिएगा अगर दे देगा ऑप्शन में तो सी सुब्रमण्यम को जानते हैं। ठीक है, अगर दे देगा तब मैं बोल रहा हूँ, याद रखिएगा सी सुब्रमण्यम। यदि पूछे भारत का स्पेशल तभी सी सुब्रमण्यम, अगर डायरेक्ट पूछेगा हरित क्रांति का जनक तो याद रखिएगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, लेकिन यदि भारत का स्पेशल पूछेगा तो सी सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 द फर्स्ट एम्परर ऑफ फ्रांस वॉज? फ्रांस का पहला राजा कौन था? मर्टेल, नेपोलियन, लुइस 14, यहाँ पे देखिए आपका चार्ले मेगना। तो याद रखना द फर्स्ट एम्परर ऑफ फ्रांस वॉज। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसके अनुसार फ्रांस का जो पहला राजा है वो देखो आपका लुइस 14वां था। ठीक है, लुइस 14 जो है ये आपका देखो लुइस 14वां जो है ये फ्रांस का पहला राजा था इस ऑप्शन के अनुसार। लेकिन ऐसे अगर देखोगे तो ऐसे जो है आपका चार्ल्स द्वितीय जो है ये फ्रांस का पहला राजा था। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय जो है फ्रांस का पहला राजा था, लेकिन यहाँ पे आपको दिया नहीं गया चार्ल्स द्वितीय। और इस ऑप्शन के अनुसार चलोगे तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहले था इन सब में वो है देखो आपका चार्ल्स 14वां। ठीक है, चार्ल्स 14 हो गया, लुइस 14। ठीक है, हो गया सभी का। तो याद रखिए किसी को कोई भी मत भूलेगा क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस का पहला राजा इस ऑप्शन के अनुसार देखोगे तो लुइस 14 होगा। ठीक है, और यदि ऐसे बात की जाए तो ऐसे देखिए आपका चार्ल्स द्वितीय है, सबको याद रखिए। ठीक है, चार्ल्स द्वितीय, लेकिन यहाँ पे आपका चार्ल्स द्वितीय दिया नहीं, इस प्रकार आपको चलना होगा लुइस 14 से, क्योंकि क्रम में जो है ये इन सबसे आगे है तीनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर इन इंडिया इज? भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक? ये जो आप सबको यहाँ बताना है। तो एक चीज याद रखिएगा कि केरल और कर्नाटक, ठीक है, केरल और कर्नाटक इन दोनों में जंग होता रहता है इसको लेकर। कभी कर्नाटक ऊपर जाता है किसी नए साल में, तो किसी नए साल में जो है केरल ऊपर चला जाता है, यही होता है। लेकिन अगर 2021 में देखोगे तो 2021 के अनुसार जो आपका केरल सबसे ऊपर है अभी। ठीक है, जो आपका भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उसके अनुसार जो आपका सी केरल है। ठीक है, अभी 2021 के अनुसार चलोगे तो आपका केरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। क्या है देखो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलओसी? एलओसी का विस्तार रूप क्या है? क्या देखो लोकेशन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कमांड, या फिर देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल, या फिर देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जल्दी से आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कीजिए, लगभग सभी को पता है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कि एलओसी का विस्तार रूप क्या है? इंडियन आर्मी में जा रहे हो भाई और अगर ये पता नहीं हो तो बहुत बुरी बात है आप सबके लिए, सभी को आंसर करना होगा। तो याद रखिएगा एलओसी का जो विस्तार रूप है ना ये देखो आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, एलओसी का जो विस्तार रूप है लाइन ऑफ कंट्रोल है। किसके किसके बीच की रेखा है? तो ये रेखा देखो
देखो भारत एंड पाकिस्तान के बीच है। सबको याद रखिएगा किसके किसके बीच है, तो भारत एंड पाकिस्तान के बीच है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि विंग्स ऑफ फायर इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं कौन है, जवाहरलाल नेहरू, मुल्क राज आनंद, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर देखिए मैथिली शरण गुप्त। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे देखो विंग्स ऑफ फायर जो बुक है उसके जो लेखक हैं वो है देखो आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा देखो आपका ऑप्शन नंबर सी। 14 की जो राइट आंसर है वो है देखिए आपके ऑप्शन नंबर सी एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि प्रदीप कुमार बैनर्जी किस खेल से संबंधित है। प्रदीप कुमार बैनर्जी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। प्रदीप कुमार बैनर्जी किस खेल से संबंधित है, बेसबॉल से, टेबल टेनिस से, फुटबॉल से या हॉकी से। तो अगर अभी तक आपने क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक बटन को करो प्रेस। उसी के साथ साथ अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और क्लास को सेशन को जो है यहाँ पे आप सब लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे अगर आप सब चैनल पे नए हो तो। याद रखिएगा कि प्रदीप कुमार बैनर्जी जो है ना ये देखो आपके संबंधित है फुटबॉल से, ठीक है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आपका जीके सेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। जीके के 15 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, जीके हो गया है आपका। अब जो आपके देखो जीएस के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो चलिए जीएस के क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ, और जीएस का 1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो आपका कि सामान्य विज्ञान प्रश्न क्रमांक 16 से 30 तक, ठीक है। 16 से 30 तक जो है आपको देखो सामान्य विज्ञान होंगे। क्या दिया हुआ है देखो कि द लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज वॉज डिस्कवर्ड बाय, अस्थायी निकायों के नियमों द्वारा खोजा गया था। को नियमों द्वारा खोजा गया था, किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा, हेनरी हर्ट्ज के द्वारा, आर्किमिडीज के द्वारा, या फिर देखिए आपका एल.ई. वाटरमैन के द्वारा। तो याद रखिएगा यहाँ पे देखो आप सबकी अस्थायी निकायों जो फ्लोटिंग बॉडीज होती हैं इनका जो खोज है, इनके नियमों का जो खोज है वो किया गया था देखो आपका आर्किमिडीज के द्वारा। जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो वो देखो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। हो गया ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि चाय का वानस्पतिक नाम है। क्या पूछा है देखो कि द बोटेनिकल नेम ऑफ टी इज, चाय का वानस्पतिक नाम है ट्रिटियम है, मेंजीफेरा इंडिका है, कैली यहाँ पे क्या देखो कैमेलिया सिनेंसिस है, या फिर देखो आपकी रुबेसिया है। तो याद रखिएगा कि द बोटेनिकल नेम ऑफ टी इज, चाय का जो वानस्पतिक नाम है ये देखो आपका है यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो है देखो आपका यहाँ पे कैमेलिया सिनेंसिस, ठीक है। जो राइट आंसर वो क्या है, तो देखो आपका ऑप्शन नंबर सी कैमेलिया सिनेंसिस है। चाय का वास्तविक नाम देखिए जो वानस्पतिक नाम जो वो देखो आपका कैमेलिया सिनेंसिस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि डायलिसिस इज कोज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, डायलिसिस का प्रयोग के इलाज में किया जाता है गुर्दे के निर्बलता के इलाज में, मस्तिष्क रोग के इलाज में, हृदय की दुर्बलता के इलाज में, या फिर देखिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि डायलिसिस का जो प्रयोग है वो देखो आपका गुर्दे की निर्बलता, जो किडनी फेलियर होता है, जो वृक्क फेलियर होता है, जो किडनी फेलियर होता है उसको लेकर जो है डायलिसिस किया जाता है। खून का शुद्धिकरण प्रक्रिया भी बोलते हैं डायलिसिस को, याद रखिएगा। खून का शुद्धिकरण प्रक्रिया पूछेगा तो डायलिसिस ही आपको कवरअप करना होगा। और ऐसे डायलिसिस का जो प्रयोग है वो देखो किडनी के फेलियर में, गुर्दे के वृक्क की निर्बलता में किया जाता है प्रयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द राइफल हैज, क्या दिया हुआ देखो बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है दोनों गति तथा स्थितिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे देखिए स्थितिज ऊर्जा। तो याद रखिएगा कि बंदूक से जो छोड़ी हुई गोली है ना उसमें जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा है देखो यहाँ पे आपकी गतिज ऊर्जा। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर बी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, ठीक है। बंदूक से छोड़ी हुई गोली में जो है देखो आपकी गतिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका क्या दिया हुआ है। तो एक मिनट यहाँ पे आपसे देखिएगा कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 पर थोड़ा सा कटने जैसा हो गया, पर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बता दे रहा हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपको बताने की ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा गया है देखो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। ये क्वेश्चन है और वो कटिंग होगी फोटो क्लिक करने में। तो देखिए ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ये जो आपसे यहाँ पे पूछा है। तो याद रखना कि ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक है ना वो देखो आपका किसमें होता है। जल्दी से आंसर करिएगा आप सब कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। तो ध्वनि की चाल जो सबसे अधिक है वो देखो आपकी होती है स्टील में, ऑप्शन नंबर सी। सभी की हो गई, राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी स्टील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ये यहाँ पे देख लो आपका वल्केनाइज्ड रबर हैज इन्वेंटेड बाय, वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार द्वारा किया गया था जॉन बॉयन डनलप के द्वारा, रॉबर्ट विलियम थॉमस के द्वारा, चार्ल्स गुडियर के द्वारा, या फिर देखो आपका यहाँ पे किक पैट्रिक मैकमिलन के द्वारा। किसके द्वारा जो है देखो आपका वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार किया गया था। तो याद रखिएगा कि वल्केनाइज्ड रबर का जो आविष्कार है वो देखो आपका किया गया था चार्ल्स गुडियर के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स गुडियर, सबको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन है देखो आपकी क्वेश्चन नंबर 22। ये है देखो आपका कि लेंस इज मेड अप ऑफ लेंस से बनता है। लेंस किससे बनता है? फ्लिंट ग्लास से, कोबाल्ट ग्लास से, पेरिक्स ग्लास से, या फिर देखिए आपकी सामान्य ग्लास से। किससे जो है आपका बनता है लेंस? ये जो है आप सबको यहाँ बतानी है। तो याद रखिएगा कि लेंस जो है ना ये देखो आपका बनता है किससे? तो बनता है देखो फ्लिंट ग्लास से। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए फ्लिंट ग्लास। जो आपका लेंस है उसका निर्माण देखो फ्लिंट ग्लास के द्वारा होता है। हो गया सभी का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि है यहाँ पे देखो आपका द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कार्बन का सबसे कठोर रूप है ग्रेफाइट है, कोल है, चारकोल है या हीरा है। ये जो आपको यहाँ बताना है कि कार्बन का सबसे कठोर रूप जो है इनमें से कौन सा है। तो याद रखिएगा कार्बन का जो सबसे कठोर रूप है ना वो क्या होता है? तो वो आपका हीरा होता है। राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी डायमंड। यदि आपसे डायमंड आंसर कर रहे हैं तो सभी के बिल्कुल से आंसर आ रहे हैं। चलो जल्दी सबके क्लास क्वेश्चन को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे देखो आपका क्या दिया हुआ देखो क्वेश्चन नंबर 24 आपकी कि द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन एटमोस्फेयर। क्या है? किसकी वजह से? ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से। किस गैस की वृद्धि की वजह से जो है देखो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है? ओजोन गैस की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की, या फिर देखिए नाइट्रोजन गैस की। तो याद रखिएगा जो ग्रीन हाउस प्रभाव है ना वो देखो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि की वजह से होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वृद्धि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक होती है तब जो आपका देखो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि ये देखो आपका क्वेश्चन नंबर 25। ये देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड। क्या कहते हैं? देखो पत्तियों में मौजूद रंग हरे रंग वर्णक को कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्राइकोबिलिन कहते हैं, या फिर देखो यहाँ पे जंथोफिल कहते हैं, या फिर क्लोरोफिल कहते हैं, या फिर देखो आपके कैरोटीन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि पत्तियों में मौजूद हरे रंग के वर्णक को जो है देखो आपका क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल। ठीक है, इसकी राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी क्लोरोफिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्या है देखो यहाँ पे आपका कि डाक्टाइलोग्राफी का अध्ययन है। डाक्टाइलोग्राफी इज द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट की, या फिर देखिए कार्बन डेंटिंग की, या फिर देखिए फॉरेंसिक की, या फिर देखिए लिखावट की। आपको यहाँ बतानी कि जो डाक्टिलोग्राफी है इनमें से किसका अध्ययन है। तो याद रखिएगा जो डाक्टिलोग्राफी है ना ये देखो आपका फिंगरप्रिंट के अध्ययन को डाक्टिलोग्राफी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर ए फिंगरप्रिंट हो गई सभी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। ये क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 27 द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाटर इज। क्या दिया हुआ देखो खारे पानी की सांद्रता मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। गैल्वेनोमीटर है, फाथोमीटर है, सेलेनोमीटर है, या फिर देखिए आपका पीएच मीटर है। तो याद रखिएगा कि खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए जो इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है ना ये देखो आपका सेलेनोमीटर है। राइट आंसर क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी सेलेनोमीटर हो गई सभी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 28। क्या है देखो आपका कि इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। इन्वर्टर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट। क्या कन्वर्ट करती है यहाँ पे देखो आपकी एसी इंटू डीसी में। ठीक है, डीसी इंटू डीसी में, एसी इंटू डीसी में, यहाँ पे देखो आपका डीसी इंटू एसी में। इन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है यहाँ पे आपको बतानी है। तो याद रखिएगा जो इन्वर्टर है ना जो आपकी इन्वर्टर है वो देखो आपका चेंज करता है डीसी टू एसी। ठीक है, डीसी टू एसी में जो है कन्वर्ट करता है आपका इन्वर्टर। इन्वर्टर जो देखो डायरेक्ट करंट को आपको ऑटोमेटिक करंट में चेंज करके आपको देता है। राइट आंसर क्या होगी? तो डीसी इंटू एसी। ठीक है, डीसी को जो है एसी में चेंज कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपकी दी हुई है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ये देखो क्या है आपका द कॉमन नेम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। बतानी है कि द कॉमन नेम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट क्या है। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है? बेकिंग पाउडर, सिरका, सोडा, या फिर पोटास। ये आपको यहाँ बताना है। तो याद रखिएगा आप सब देखिए कि बेकिंग जो आपका पोटेशियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट का जो सामान्य नाम है वो देखो इसको जाना जाता है पोटास के रूप में। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी पोटास। सबको याद रखिएगा पोटेशियम कार्बोनेट को जो सामान्य नाम है वो देखो पोटास है। पोटेशियम कार्बोनेट को जो है देखो पोटास के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। ये है देखिए यहाँ पे आपकी क्या दी हुई है कि अ टेम्परेचर ऑफ 295 केल्विन इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली 295 केल्विन का तापमान में लगभग होता है। फ़ारेनहाइट में जो है 295 केल्विन का वैल्यू कितना होता है ये जो आपको यहाँ बताना है। तो याद रखिएगा कि 295 केल्विन का जो तापमान है ना ये देखो आपका 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है आपका कि जो फ़ारेनहाइट में। ठीक है, यदि 295 केल्विन को निकालोगे तो ये आपका कितना आएगा? तो आएगा देखो 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी सभी की। चलिए तो यहाँ पर जो है देखो आपका जीके के 15 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, नेक्स्ट में जो आपको देखो जीएस के भी 15 क्वेश्चंस हो गए। टोटल आपके 30 क्वेश्चंस करवा दी गई हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं क्या है। तो चलिए नेक्स्ट में जो है यहाँ पे देखो आपके मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, यहाँ पर जो देखो आपके मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे और वैसे कुछ टफ क्वेश्चंस है नहीं, देख सकते हो इजी क्वेश्चन जो है मैथ्स के यहाँ पे दे रखे हैं। कुछ वैसे आपको टफ क्वेश्चन देखने को लग नहीं रहे, इसमें सारे क्वेश्चन जो आपको बता दिए गए करवा दिए गए। ठीक है,
तो चलिए मैथ्स के क्वेश्चन जो आज आपको नहीं करवाई जा रही है, ठीक है, केवल आपके 30 क्वेश्चन से जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा रहा हूं मैं। तो याद रखिएगा सभी कि आज जो आपके टोटल 30 क्वेश्चन हुए हैं, सभी को अपना स्कोर बताना है कि आज के 30 क्वेश्चन में जो आपने कितने क्वेश्चन को सही किया, ठीक है। ऑल ऑफ यू सभी का टारगेट है ये, सभी को बताइएगा कि आज जो आपके 30 क्वेश्चन हुए, जो आपने जीके जीएस की आज टेस्ट लगाई अपनी, जो जीके जीएस के आपके क्वेश्चन हुए प्रीवियस ईयर के, जो कि आपके मराठा लाइट इन्फेंट्री सेंटर बेलगाम के थे, जो कि आपके 28 मार्च 2021 के पेपर का था। सबको बताना है कि आज जो टोटल 30 क्वेश्चन हुए उसमें से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया। ऑल ऑफ यू। चलिए तो आप सभी को बाय। अब आज की क्लास को, आज सेशन को मैं यहीं पे एंड करने जा रहा हूं। अब सीधे मुलाकात होगी देखो आपके से कल दोपहर 1 बजे, जब आएगी आपकी देखिए इंडियन आर्मी के जीके की ऑन डिमांड क्लास, ठीक है। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करता हूं, सीधे आपसे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे। सभी कोई क्लास क्वेश्चन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जाते जाते क्लास अटेंड करो तो लाइक करना भी बनता है, क्लास को सबको लाइक कर दीजिएगा। और उसी के साथ साथ जो भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो ऑल ऑफ यू बाय। आज की क्लास क्वेश्चन को यहीं पे एंड करना हूं मैं। मिलूंगा आपसे देखो सीधे दोपहर 1 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम्स एंड जय हिंद, जय भारत।